नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के मूल अधिकार चैप्टर में अभी तक हम पार्ट 1 में समानता का अधिकार और पार्ट 2 में स्वतंत्रता का अधिकार पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। और आज हम जो मूल अधिकार में बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 टू 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 टू 28, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 एंड 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसको कवर करेंगे। और इसी के साथ में जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। और यदि आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको मूल अधिकारों की समझ बनाने में आसानी होगी और कोई भी सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो अब देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता है। और ये जो है बेगार का पूर्णतः प्रतिषेध करता है। बेगार का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य करवाना और उसे उसकी कार्य का मेहनताना या उसके बदले में उसे जो प्रतिफल है, रुपए हैं, वो ना देना बेगार कहलाता है। पूर्व काल में क्या होता था कि कुछ एक जो साहूकार होते थे वो कई बार जो गरीब किसान होते थे उन्हें पैसा देते थे और जब वो ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनें कब्जा कर लेते थे और इसके बाद उनको ही ब्याज चुकाने के लिए या वो कर्ज चुकाने के लिए अपने यहाँ पे रख लेते थे और उससे काम करवाते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे और उसके बदले में उन्हें एक रुपए भी नहीं मिलता था। तो ये जो है इसके अलावा भी कुछ जमींदार होते थे, वो अपने जो उनके अधीनस्थ लोग होते थे उन्हें उनसे फ्री में काम करवाते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे और पैसे भी नहीं देते थे। तो ये इस तरह से बेगार प्रथा का पूर्णतः ये जो अनुच्छेद है वो अंत करता है। इसी तरीके से ये मानव के अवैध व्यापार पर भी रोक लगाता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कई जगह पे ये ऐसा रहता है कि लड़कियां वहां से ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती हैं और उनको बेचा जाता है और उनसे फिर गलत कार्य कराया जाता है। तो ये एक तरह का मानव का अवैध व्यापार कहलाता है और इस पे भी ये कानून पूर्णतः रोक लगाता है। इसमें देवदासी प्रथा को भी सम्मिलित किया गया है। देवदासियां असल में क्या होता था कि पूर्व काल में मंदिरों में जो सुंदर लड़कियां होती थी उनको देवताओं की पूजा के नाम पे उनको रखा जाता था और उनसे इसके पूजा के अतिरिक्त भी और कई कई तरीके के गलत कार्य करवाए जाते थे। तो ये जो प्रथा है ये जो आर्टिकल है वो देवदासी प्रथा पर भी अंकुश लगाता है। लेकिन इस आर्टिकल का एक परंतुक है कि राज्य चाहे तो देश हित में अपने नागरिकों पर कुछ एक अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। मान लीजिए कि हमारे देश पर पाकिस्तान से, चाइना से और या कि और भी किसी देश के द्वारा हमला किया जाता है और हमारा देश संकट में है। उस समय राज्य जो है हम पर ये अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है कि फला व्यक्ति जाए और सैनिकों की मदद करे या कि कोई अन्य कार्य जो कि देश हित में जरूरी हो वो उसको करे। तो लेकिन ये बात है कि ये जो भी कार्य राज्य सौंपेगा उसमें धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। वहीं पे जो आर्टिकल 24 है वो कहता है कि जो हमारे बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के उनसे उन्हें किसी भी तरह के कारखाने में या खतरनाक कामों में उन्हें नहीं लगाया जा सकता है। और ये अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में का भी एक भाग है और उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में या खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बाल श्रम को निषेध करने के लिए कानून पारित किया और अब जो है किसी भी यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कार्य में या कि उससे कार्य करवाता है तो उसको न केवल आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा बल्कि उसे जेल भी हो सकती है। अब देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसे सम्मिलित किया गया है।
और इसका जो आर्टिकल 25 है वो अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसा कि आप लोगों ने यदि पहला पार्ट देखा होगा तो उसमें उद्देशिका में ये बात कही गई है कि जो जो हमारा देश है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर राज्य है, और यहाँ पे पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा ली गई है उसका उस अवधारणा का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यानी कि जो राज्य है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इस के अनुरूप ही भारत के सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म को मानने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन इसमें जबरन धर्म परिवर्तन शामिल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सपोज कि वो हिंदू है और उसे जबरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान बनाता है, या कि मुस्लिम है और उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करके हिंदू बनाया जाता है, तो फिर ये अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन राज्य इसमें भी ये परंतुक है कि राज्य लोकहित एवं सदाचार और स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि यदि किसी धर्म के एक हिस्से के तौर पे किसी मानव की बलि दी जाती है, तो इसे जो है धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में परमिट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मानव खोपड़ी लेकर के तांडव नृत्य करता है, तो ये भी धर्म का अनिवार्य पक्ष नहीं है और इस पे भी रोक है। लेकिन वहीं इसी तरह से घातक हथियार लेकर के चलने और उनका प्रदर्शन करने पर भी रोक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है, वो इस मामले में उन्हें छूट प्रदान की गई है। वहीं बकरीद के समय पे गोकुशी करना या गौ हत्या करना इसका अंग नहीं माना गया है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। वहीं यह भी निहित है कि राज्य जो है समाज कल्याण के लिए ये आदेश दे सकता है कि हिंदू मंदिरों को सभी वर्गों के लिए खोला जाए। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि पूर्व काल में जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता था। तो इस आर्टिकल के जरिए ये अधिकार दिया गया है कि यदि वो हिंदू है तो किसी भी वर्ग का है वो, तो उसे मंदिर में जाने का अधिकार है और उसे कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। और यह भी है इस आर्टिकल में कि कोई भी धार्मिक संस्थान है उसे अपनी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, यानी कि उसमें जो भी दान दक्षिणा आती है तो राज्य उसके नियमन के लिए, उसके प्रबंधन के लिए नियम कानून बना सकता है। और लेकिन ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि नैतिक शिक्षा के तौर पे कुछ धार्मिक ग्रंथों को उद्धृत किया जाता है, उनका कुछ कोट किया जाता है उनको, तो इसे इस संविधान का या इसका उल्लंघन नहीं, इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और ये देश की जो पंथ निरपेक्ष भावना है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, उसके ये अनुकूल है। वहीं भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसमें सभी देश के सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो धार्मिक कार्यों के लिए संस्था का निर्माण कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। संस्था का निर्माण से मतलब है कि वो अपने पूजा के लिए मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारे बना सकते हैं। इसके लिए वो भूमि खरीद सकते हैं और उनको उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी परंतु है कि सरकार जो है उसको मैनेज किस तरीके से करना है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि प्रबंधन का पूरा अधिकार पूरी तरह से वो संस्था से छीनेगी नहीं। वहीं आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि यदि आप सपोज कि कहीं मंदिर बन रहा है और आप उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको यदि सरकार चाहे कि किसी मंदिर को बनाने के लिए टैक्स लगाए, तो इसके लिए परमिशन नहीं है, आप आजाद हैं कि इसके लिए आप टैक्स ना दें। लेकिन यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो भारत की पंथ निरपेक्ष भावना है उसका अर्थ जो है सर्वधर्म समभाव से लिया गया है, यानी कि सभी धर्म समान हैं। तो यदि राज्य कुछ ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें सभी धर्मों की उन्नति का प्रावधान है, तो वहां पे टैक्स लेने से
रोक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश शासन ने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी, तो उसने हिंदू मंदिरों के लिए भी, कुछ हिंदुओं के जो तीर्थ स्थान है उनके लिए व्यवस्था करी, कुछ सिखों के हैं स्थान है उनके लिए भी व्यवस्था करी, कुछ मुस्लिम है उनके लिए भी व्यवस्था करी। तो यहाँ पे सभी धर्म के लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसीलिए यदि यदि यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चे पे ये सारी चीजें की जाती हैं, गवर्नमेंट जो नागरिकों के टैक्स पे की जाती हैं, तो इसे इस संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 28 है वो ये प्रावधान करता है कि यदि कहीं रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो ये पूरी तरीके से आपका राइट है कि आप वहां पे उपस्थित रहें या ना रहें। आपको कोई विवश नहीं कर सकता कि फला साधु के लेक्चर को आपको सुनना ही होगा या फला मौलवी के वक्तव्य के समय आपको उपस्थित रहना ही होगा। और ये अनुच्छेद ये भी प्रावधान करता है कि जो पूर्ण रूप से सरकारी संस्थान है जिनकी फंडिंग गवर्नमेंट के जरिए होती है, तो वहां पे किसी भी तरह का कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको सहायता मिलती है वहां पे छूट है, वहां पे इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल 29, जो आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करता है। और इस आर्टिकल को इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस समय पे लोकतंत्र को अपनाया गया, और लोकतंत्र की जो एक बेसिक चीज है, एक व्यक्ति और एक वोट। तो यदि कोई बहुसंख्यक वर्ग है तो उसी की सरकार बनेगी, और यदि वो सरकार बनती है तो वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर सकती है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इनको खत्म कर सकती है। तो उनके मन में इस डर को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार के तौर पर कुछ गारंटी प्रदान की गई। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। और ये जो आर्टिकल 29 है वो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है, और वो इसके संवर्धन के लिए कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप पे कि यदि मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन का कोई व्यक्ति बघेली में बात करता है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अपने समूह में बघेली में बात करे, और यदि उनकी कोई लिपि है, उसकी विशेष लिपि है, तो वो उस लिपि को बनाए रख सकता है। इसके अलावा उनकी जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसको वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। हालांकि ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 है वो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध करने का अधिकार देता है। और ये जो है आर्टिकल 29 से कहीं ज्यादा व्यापक है, क्योंकि जो आर्टिकल 29 है वो भाषा और लिपि और उनके कस्टम को बनाए रखने का अधिकार देता है, और ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि सभी नागरिकों को मिला हुआ है। लेकिन ये जो आर्टिकल 30 है ये कुछ विशेष अल्पसंख्यक वर्गों को ही प्रदान किया गया है। जैसे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक वर्ग की कहीं कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर जो हम इसका अर्थ लेते हैं वो, जैसे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध इस समुदाय के लोग कम संख्या में हैं, तो इन्हें अल्पसंख्यक के तौर पे माना जा सकता है। तो ये उन्हें अधिकार है कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें किस माध्यम में, हिंदी, अंग्रेजी या उनकी लोकल भाषा किसमें शिक्षा दी जाएगी उसका चुनाव कर सकते हैं। उसमें कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे इसका चुनाव कर सकते हैं। उसका पाठ्यक्रम क्या होगा इसका चुनाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यदि राज्य इनकी भूमि का अधिग्रहण करता है तो उसे मुआवजा देना ही होगा, ये उनका फंडामेंटल राइट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे आप समझेंगे कि ये अधिकार किस तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, तो आगे इसको देखेंगे। इसी तरीके से ये आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि जब गवर्नमेंट एड देनी होगी या सरकारी सहायता देनी होगी, अनुदान देना होगा, तो सरकार इस बात पे भेदभाव नहीं करेगी
कि ये अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान है और ये बहुसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान है। सभी को समान रूप से उसमें अनुदान देना होगा। लेकिन यहाँ पे प्रबंधन का अर्थ कुप्रबंधन नहीं है, और सरकार जो है या कि राज्य जो है इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दे सकता है कि वहां पे जो अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी या प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी तो उसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या सेवा शर्तें होंगी, किस तरीके से उनको पदच्युत किया जा सकता है, सेवा से निकाला जा सकता है। और यह भी किया जा सकता है कि यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कोई इस तरह का संस्थान कराता है तो उसके लिए योग्यता के क्या मापदंड रखे जाएंगे। लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सपोज कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थान है तो वहां पे जो प्रतियोगिता कराई जाएगी वो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के बीच में ही कराई जाएगी। इसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निजी संस्थानों को कैपिटेशन फीस वसूलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सरकार इस मामले में भी फीस का ढांचा तैयार कर सकती है कि आपको यदि आप फीस चार्ज कर रहे हैं तो वो आप कितनी फीस ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल 30 में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष रूप से प्रदान है जो बहुसंख्यक वर्गों को नहीं है, या कि ये कह सकते हैं कि आपको देखने में तो ये समान ही लग रहे होंगे। और इसकी वजह यह है कि यदि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं तो बहुसंख्यक वर्ग भी खोल सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं तो बहुसंख्यक भी उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो सरकार के नियम इन पे लागू होते हैं वो उन पे भी लागू होते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल में प्रवेश का जो आधार है वो योग्यता है, तो वो दोनों के लिए समान है। और यदि सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो दोनों को मुआवजा देती है। तो फिर विशेष अंतर कहाँ रहा? तो अंतर ये है कि जो आर्टिकल 30 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, और यदि सरकार उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो ये उनका फंडामेंटल राइट है कि उन्हें मुआवजा मिले। और यदि सरकार मुआवजा नहीं देती है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार बहुसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों को प्राप्त नहीं है। यदि सरकार उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो वो आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं कि उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरी बात कि जब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा आयोजित करवाते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र ही उसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए जो भी सीटें भरी जाती हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग से ही भरी जाती हैं। यदि आप देखें तो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग को जितने अधिकार प्राप्त हैं वो शायद ही दुनिया में किसी देश में नागरिकों को इतने प्राप्त होंगे। यदि आप पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ या कुरान शरीफ के खिलाफ कुछ भी गलत बोलते हैं तो वहां पे इस निंदा कानून के तहत आपको दंडित किया जाता है और उसके लिए दंड बहुत ही कठोर है। लेकिन यदि आप भारत के अंदर में यदि आप क्वेश्चन करते हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े तो आपको केवल इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के विशेष रक्षोपाय भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अब देखते हैं आर्टिकल 31। तो जो आर्टिकल 31 था उसमें संपत्ति के अधिकार को सम्मिलित किया गया था, और ये एक बहुत ही विवादास्पद आर्टिकल था। भारतीय संविधान सभा में भी कुछ लोग थे जो इस अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर रखे जाने के पक्ष में थे, और कुछ लोग थे जो इसके खिलाफ थे। लेकिन अंततः इसको मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया गया। लेकिन जब भूमि सुधार के कानून लागू करने शुरू किए तो कुछ लोग जो जमींदार वर्ग से थे वो इस आर्टिकल का फायदा उठा करके सुप्रीम कोर्ट गए कि सरकार जो है उनके मूल अधिकार का हनन कर रही है। और भारतीय संविधान के ही आर्टिकल 13 में ये प्रावधान है कि ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का हनन करे वो रद्द किया जा सकता है। तो सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे कानून को रद्द कर दिया। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को एबॉलिश कर दिया, और इसमें जो आर्टिकल 300A जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अब जो है संपत्ति का अधिकार है वो
मूल अधिकार नहीं है, केवल एक विधिक अधिकार है। आपकी यदि संपत्ति गवर्नमेंट अधिग्रहित करती है तो उसके लिए मुआवजा आप मिले, ये आपका कानूनी अधिकार है। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा, लेकिन ये आपका अब फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसके तहत आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट दायर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी मूल अधिकार की जो इफेक्टिवनेस है, प्रभाविकता तभी है जब उसके उल्लंघन पर नागरिक को कोर्ट जाने का अधिकार हो और कोर्ट उसे इन्फोर्स कर सके कि ऐसा कानून रद्द कर दिया जाए जो इस अधिकार में कमी करता है। तो आर्टिकल 32 ये भारत के नागरिकों को अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति या सरकार उनके मूल अधिकारों का हनन कर रही है या उसमें कमी कर रही है तो वो इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उन्हें न्याय मिलेगा। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग माना है। बुनियादी ढांचे का अंग का मतलब ये है कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन का अधिकार है। आपने देखा कि संसद ने किस तरीके से आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, लेकिन बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के तहत संसद इस आर्टिकल को खत्म नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन के जरिए भी इसे बदल नहीं सकती है। यह संविधान के बुनियादी ढांचे का भाग है। और सुप्रीम कोर्ट ने PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से इसे और भी विस्तृत कर दिया है, क्योंकि अब केवल पीड़ित व्यक्ति नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में जो जनहित में है उसमें PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। और इतना ही नहीं, केवल PIL के जरिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी किसी अखबार में छपी खबर या न्यूज के माध्यम से सुयो मोटो एक्शन भी ले सकता है और इस बात के लिए आदेश पारित कर सकता है कि अमुक व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उसे रोका जाए। और जो अधिकारिता आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है, वही अधिकारिता आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। तो कोई भी नागरिक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ये एक अंडरस्टूड है कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हाई कोर्ट में ही याचिका दायर करें।